कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां कुछ लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई में बना खाना खाते हैं, रोज एक दूसरे का चेहरा भी देखते हैं, लेकिन लेकिन अंदर से वो एक दूसरे से पूरी तरह कटे हुए हैं। बिल्कुल अंदर से पूरी तरह कटे हुए। उनके बीच कोई सच्ची बातचीत नहीं होती, बस एक अजीब सी खामोशी है वहां। और जब वो खामोशी टूटती है ना, तो बाहर आती हैं सिर्फ शिकायतें, ताने और बहुत सारी कड़वाहट। कड़वाहट और घुटन। सही कहा। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे ही परिवार के लिविंग रूम में कदम रखने जा रहे हैं। आज की हमारी ये चर्चा कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक और काफी अहम रचना है जिसने अपने समय में मिडिल क्लास परिवार के उस परफेक्ट होने के भ्रम को तोड़ दिया था। हाँ, उस आदर्श होने के भ्रम को पूरी तरह चकनाचूर कर गया था। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर नाटककार मोहन राकेश जी के लिखे नाटक आधे अधूरे की, जो कि सच में एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल है। और इस गहन चर्चा के लिए हमारे पास जो मूल स्रोत है वो है इस नाटक का मूल पाठ और फरवरी 1969 में देशांतर संस्था द्वारा किया गए इसके पहले मंचन के निर्देशक यानी ओम शिवपुरी जी का लिखा हुआ वो निर्देशक का वक्तव्य। देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ एक पुरानी कहानी को दोहराना नहीं है। हमारा जो मेन मिशन है ना आज, वो इस नाटक की उन गहरी मनोवैज्ञानिक परतों को उधेड़ना है। वो परतें जो आज इतने दशकों बाद भी हमें अपने आसपास नजर आती हैं। आज के दौर में भी। बिल्कुल। 60 के दशक में लिखा गया ये नाटक आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी, रिश्तों की घुटन और जो हम बर्नआउट देखते हैं ना आजकल, उससे कैसे जुड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ओम शिवपुरी जी ने अपने नोट्स में इसको समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक कहा था। सही कहा आपने। ये सच में सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के भीतर छिपे उस अकेलेपन और एक मुकम्मल या परफेक्ट जिंदगी की उस अनंत तलाश का एक एग्जैक्ट एक्सरे है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां ये पूरी कहानी घटती है। निर्देशक के नोट्स पढ़ते हुए मैं सोच रही थी कि जब इस नाटक का पर्दा उठता है तो मंच पर कोई बहुत सजा धजा या खूबसूरत सा लिविंग रूम नजर नहीं आता। वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है, एकदम बिखरा हुआ। ओम शिवपुरी जी ने लिखा है कि ये एक ऐसा कमरा है जहां का फर्नीचर टूटा फूटा है, चीजें बहुत बेतरतीब ढंग से रखी हुई हैं। सोफा सेट हो गया, डाइनिंग टेबल या कुर्सियां सब इस तरह रखे हैं मानो उन्हें कमरे की मजबूरी की वजह से वहां ठूंस दिया गया हो। ठूसा हुआ, ये बहुत सही शब्द पकड़ा आपने। और दीवारें मटमली हो चुकी हैं, हर तरफ एक अजीब सी अस्त व्यस्तता है। पर यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वो जो बिखरा हुआ फर्नीचर है ना, वो सिर्फ लकड़ी और कपड़े का ढांचा नहीं है। तो फिर वो क्या दर्शाता है? वो इस परिवार के अंदर की टूट फूट का एक बहुत ही सटीक प्रतीक है। जो भौतिक बिखराव हमें मंच पर दिखता है, ठीक वही बिखराव उन किरदारों के दिमाग और उनके आपसी रिश्तों में भी चल रहा है। जैसे कि वो सब एक ही घर में अपने अपने अलग अलग द्वीपों पर रह रहे हों। बिल्कुल, हर कोई अपने आइलैंड पर है। और इस पूरे परिवार की जो मुख्य धुरी है, जो सेंटर है, वो है सावित्री। सावित्री, हाँ, वो एक वर्किंग वुमन है और पूरे घर का खर्चा अकेले उठाती है। उसका जो पति है महेंद्र नाथ, वो कई सालों से बेरोजगार है। वो दिन भर घर पर ही रहता है। और सावित्री अकेले पूरे परिवार का आर्थिक बोझ खींच तो रही है। लेकिन जब हम नाटक के संवाद पढ़ते हैं ना, तो एक अजीब सी चुभन महसूस होती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद सावित्री को लगता है कि इस घर में उसकी हैसियत महज एक रबर स्टैंप की तरह रह गई है। हाँ, वो खुद कहती है ये बात। बिल्कुल, वो कहती है कि वो अब केवल एक ठप्पा, एक रबर का टुकड़ा भर बनकर रह गई है। ये पढ़कर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप देखिए, ये स्थिति आज की आधुनिक वर्किंग क्लास की उस थकान, उस बर्नआउट से कितना मेल खाती है। जहां पर सारी जिम्मेदारियां तो निभानी हैं, बिल्स भरने हैं, लेकिन बदले में जो एक इमोशनल सपोर्ट होता है ना, वो बिल्कुल जीरो है, शून्य है। बाहर से थक कर आओ और घर पर कोई सुकून न मिले। वही तो, सावित्री बाहर काम करती है, घर आती है, लेकिन उसे कोई शांति नहीं मिलती। और दूसरी तरफ महेंद्रनाथ है, उसकी बेरोजगारी ने उसके भीतर एक अजीब सी हीन भावना भर दी है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से इस आर्थिक असंतुलन ने पूरे घर की हवा में एक विश्वासघात और कड़वाहट घोल दी है। एक तरफ सावित्री की वो असीमित अपेक्षाएं हैं और दूसरी तरफ महेंद्रनाथ की नाकामयाबी।
और इन दोनों के टकराव से जो एक अजीब सी घुटन पैदा होती है ना, वो उस दौर की भी सच्चाई थी और आज के दौर में भी सच कहूं तो कई घरों की कड़वी हकीकत है। कड़वी हकीकत, बिल्कुल सही कहा। और पता है, इस घुटन का असर सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं रह जाता। जो घर के बच्चे हैं ना, वो भी इस जहरीली हवा से बच नहीं पाए हैं। बच्चों पर तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है ऐसे माहौल का। उनके बड़े बेटे अशोक को ही देख लीजिए, वो भी बिल्कुल अपने पिता की तरह बेरोजगार है, फटे हुए कपड़े पहनता है और दिन भर पुरानी पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की तस्वीरें काटता रहता है। बस तस्वीरें काटना? हाँ, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी तरह की जिम्मेदारी से बस भाग रहा है। अपने माता पिता के उस बुरी तरह से असफल जीवन को देखकर शायद उसने भविष्य से ही अपना मुंह मोड़ लिया है। ये पूरी तरह से एक एस्केपिज्म है, पलायनवाद। सही पकड़ा आपने। अशोक का वो तस्वीरें काटना दरअसल उस कड़वी रियलिटी से कटने का एक तरीका है, जिसका सामना वो रोज अपने घर में करता है। वो फेस नहीं करना चाहता उस रियलिटी को। वो बस इग्नोर करना चाहता है। और घर की जो सबसे छोटी लड़की है ना, किन्नी, उसकी स्थिति तो मुझे और भी ज्यादा दर्दनाक लगी। वो पूरी तरह से उपेक्षित है, निग्लेक्टेड है। माता पिता के अपने ही झगड़े इतने ज्यादा हैं कि किसी के पास उस छोटी सी बच्ची पर ध्यान देने का समय ही नहीं है। और इस उपेक्षा का नतीजा ये निकला है कि किन्नी का लहजा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा कड़वा और मैच्योर्ड हो गया है। वो बात बात पर आक्रामक हो जाती है, विद्रोह करती है। क्योंकि वो टेंशन बच्चों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। यहाँ पर ना साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पहलू सामने आता है। अगर हम इसको थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये नाटक दरअसल जेनरेशनल ट्रॉमा का एक बहुत ही गहरा अध्याय है। जेनरेशनल ट्रॉमा मतलब? वो चोटें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई मानसिक बीमारी या कोई आघात जो ट्रांसफर हो रहा हो। और इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें घर की सबसे बड़ी लड़की बिन्नी, उसके किरदार को देखना पड़ेगा। ओह हाँ, बिन्नी। उसकी कहानी तो सच में बहुत उलझी हुई है। उसने इस घर की रोज रोज की कड़वाहट और घुटन से तंग आकर अपनी माँ के ही एक पुराने परिचित मनोज, उसके साथ घर से भागकर शादी कर ली थी। उसे लगा था कि वो इस घर से दूर जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उसे लगा कि वो एक खुशहाल दुनिया बसा लेगी। लेकिन नाटक में हम देखते हैं कि वो अब अपने पति का घर छोड़कर वापस अपने मायके आ गई है। और उसके वापस आने का जो कारण है ना, वो कोई आम घरेलू झगड़ा या सास बहू का कलेश नहीं है। बिन्नी यहाँ अपनी माँ से एक ऐसी बात कहती है जो सीधे दिल पर लगती है। वो कहती है कि वो इस घर से जाते वक्त अपने साथ यहाँ की हवा लेकर गई थी। हवा यानी उस घर की बीमारी? हाँ, एक ऐसी हवा जिसने उसके मन को बीमार कर दिया है। बिन्नी को लगता है कि जो कड़वाहट, जो डिस्ट्रस्ट उसकी माँ और पिता के बीच था ना, ठीक वही कड़वाहट अब उसके और मनोज के रिश्ते में भी पनप रही है। ये जनरेशनल ट्रॉमा का एकदम सटीक और भयानक उदाहरण है। मतलब वो शारीरिक रूप से यानी फिजिकली तो उस घर से निकल गई थी, लेकिन मानसिक रूप से वो कभी उस घुटन से बाहर आ ही नहीं पाई। कभी नहीं आ पाई। ये तो ऐसा हो गया ना जैसे माता पिता के अस्वस्थ रिश्ते बच्चों के अवचेतन मन में, उनके सबकॉन्शियस में एक अदृश्य वायरस की तरह बैठ जाते हैं। फिर वो बच्चे चाहे जहां भी जाएं, किससे भी शादी करें, वो वायरस उनके नए रिश्तों को भी बीमार करने लगता है। एकदम सटीक विश्लेषण है ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसे मोहन राकेश जी ने अपने शब्दों में बहुत ही सलीके से बुना है। एक परिवार का जो विषाक्त वातावरण होता है, वो बच्चों के आने वाले कल में एक धीमे जहर की तरह कैसे घुलता है, ये हम बिन्नी के किरदार से साफ देख सकते हैं। वाकई। और अब यहां से ये चर्चा और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। देखिए, ये तो हुई कहानी और किरदारों के दिमाग की बात, लेकिन ओम शिवपुरी जी के निर्देशन में इस नाटक का जो पहला मंचन हुआ था, उसमें ऐसा प्रयोग किया गया था जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास में मनोतहलका मचा दिया था। हाँ, वो थिएट्रिकल मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल। हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार इस नाटक में कुल 5 प्रमुख पुरुष किरदार हैं। पहला है काले सूट वाला आदमी, जो नाटक की शुरुआत में आकर प्रस्तावना देता है। दूसरा है महेंद्रनाथ, जो कि पति है। तीसरा सिंघानिया है, जो सावित्री का बॉस है। चौथा जगमोहन है, सावित्री का पुराना प्रेमी। और 5वां जुनेजा है, जो महेंद्रनाथ का पुराना दोस्त है। ये पांचों किरदार एक दूसरे से बहुत अलग हैं। उनकी उम्र, उनका रुतबा, उनका बैकग्राउंड सब अलग है। हाँ, सब अलग।
लेकिन 1969 के उस मूल मंचन में जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि इन पांचों पुरुषों का किरदार मंच पर सिर्फ एक ही अभिनेता ने निभाया था। और वो अभिनेता खुद ओम शिवपुरी जी थे। सही कहा। दर्शक देखते हैं कि मंच पर सिर्फ कपड़े बदलते हैं। वो कभी कोट पहनकर आता है, कभी हाई नेक कमीज पहन लेता है, तो कभी पेंटलून बदल कर आ जाता है, लेकिन उस अभिनेता का चेहरा वही रहता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनके पास कलाकारों की कमी थी? देखिए, सतह पर देखने से किसी को भी ऐसा लग सकता है कि शायद बजट नहीं होगा या लोग नहीं होंगे, लेकिन ये कोई मजबूरी या समझौता बिल्कुल नहीं था। तो फिर इसके पीछे क्या कारण था? ये ओम शिवपुरी जी की एक बहुत ही सोची समझी और गहरी रचनात्मक दृष्टि थी। इसका जो पूरा साइकोलॉजी है ना, वो सीधे तौर पर सावित्री के किरदार से जुड़ा हुआ है। सावित्री, जैसा कि हमने पहले बात की, अपने पति महेंद्रनाथ से पूरी तरह असंतुष्ट है। उसे हमेशा से लगता है कि महेंद्रनाथ एक आधा अधूरा इंसान है, जो ना तो आर्थिक रूप से सक्षम है और ना ही उसे कोई भावनात्मक सहारा दे पाता है। एग्जैक्टली। और इसी डीप असंतुष्टि के चलते सावित्री एक मुकम्मल या कहें कि एक परफेक्ट पुरुष की तलाश में भटकती है। वो घर के बाहर के पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है। उसे लगता है कि शायद उसके अमीर बॉस सिंघानिया में वो बात है, या उसके पुराने प्रेमी जगमोहन के पास वो पूर्णता है जो उसके पति में नहीं है। वो बाहर परफेक्शन खोज रही है। पर यहीं पर इस एक अभिनेता 5 किरदार वाले प्रयोग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। जब मंच पर अलग अलग किरदारों के रूप में एक ही चेहरा बार बार दर्शकों के सामने आता है, तो वो उनके सबकॉन्शियस में एक बहुत बड़ी बात स्थापित कर देता है। मैं समझ रही हूँ। वो ये दिखाता है कि हर पुरुष, चाहे वो समाज में कितना ही सफल क्यों ना दिखे, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो, या वो अलग अलग मुखौटे क्यों ना पहने हों, अंदर से वो उसी एक पितृसत्तात्मक सोच, उसी पेट्रियार्की और उन्हीं कमजोरियों का शिकार है। बिल्कुल सही। यानी सावित्री जहां भी उस परफेक्शन को खोजने जाती है, बाहर के जिन भी मर्दों से उम्मीद लगाती है, वे सब अंत में उसे उसी आधे अधूरे रूप में ही मिलते हैं। बाप रे, ये तो सच में मनोवैज्ञानिक तौर पे बहुत डीप है ना? ये मंचिया प्रयोग इस कड़वे तथ्य को मजबूती से रेखांकित करता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में मुकम्मल नहीं है। सावित्री बाहर निकलकर भी उसी खालीपन से टकराती है जो उसके घर के अंदर बैठा है। ये सब अलग अलग कपड़ों और रुतबे के पीछे एक ही मानवीय विडंबना का हिस्सा है। एक ही चेहरे का बार बार आना सावित्री की उस व्यर्थ तलाश को एक विजुअल रूप में हमारे सामने रख देता है। वाकई, मतलब कहानी को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक दृश्य के जरिए, एक विजुअल मेटाफर के जरिए कहने का ये क्या कमाल का तरीका था। जो इंसान बाहर से जितना मुकम्मल दिखता है, करीब जाने पर वो भी उतना ही आधा अधूरा निकलता है। चलिए अब हम इस नाटक के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां ये सारी घुटन, ये अंतहीन तलाश और ये सारे मुखौटे उतरते हैं और एक भयानक टकराव में बदल जाते हैं। नाटक के क्लाइमैक्स में महेंद्रनाथ का वही दोस्त जुनेजा यानी पुरुष 4 सावित्री से मिलने आता है, और इन दोनों के बीच का जो वो संवाद है, उफ। हाँ, वो संवाद बहुत ही लंबा, तीखा और सच कहूं तो किसी को भी विचलित कर देने वाला है। जुनेजा इस पूरी स्थिति में सावित्री को एक ऐसा आईना दिखाता है जो बेहद कड़वा है। इस अंतिम टकराव को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जुनेजा का जो तर्क है ना, वो बहुत ही कठोर है। वो सावित्री की पूरी कहानी, उसके पूरे स्ट्रगल को एक एकदम अलग नजरिए से पेश करता है। वो साफ कहता है कि इस घर की बर्बादी और इस घुटन की असली वजह सिर्फ महेंद्रनाथ का निकम्मापन या उसकी बेरोजगारी नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से वजह क्या है? जुनेजा के मुताबिक असली समस्या सावित्री की अपनी अनंत और अवास्तविक अपेक्षाओं में छिपी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस। जुनेजा तो यहाँ तक दावा कर देता है कि अगर सावित्री ने महेंद्रनाथ की जगह किसी और पुरुष से भी शादी की होती, मान लीजिए अपने बॉस सिंघानिया से या उस जगमोहन से, तो भी कुछ सालों के बाद घर का माहौल ठीक ऐसा ही होता। सही कहा। जुनेजा के शब्द बहुत चुभने वाले हैं वहां। वो कहता है कि कुछ समय बाद सावित्री उन नए पुरुषों में भी कमियां निकालने लगती, उन्हें भी इसी तरह कोसती जैसे आज वो अपने पति महेंद्रनाथ को कोस रही है, क्योंकि उसके हिसाब से प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर है। बिल्कुल। जुनेजा का तर्क है कि हर इंसान उसी हार्ड मांस का बना है, सबके भीतर कोई ना कोई कमी जरूर है, कोई भी पूरी तरह से मुकम्मल भगवान नहीं हो सकता। यहाँ हमें ना दोनों ही पक्षों को बहुत ध्यान से देखना होगा। एक तरफ सावित्री का वो दर्द है जिसे हम झुटला नहीं सकते। वो सचमुच ऐसे लोगों से घिरी हुई है जो उस पर सिर्फ अपना आर्थिक और मानसिक बोझ डाल रहे हैं। वो काम के बोझ तले पूरी तरह दब चुकी है और घर में उसके संघर्ष को समझने वाला कोई नहीं है।
उसकी पीड़ा, उसका दुख एकदम वास्तविक है। उसकी पीड़ा पूरी तरह नेचुरल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जुनेजा जो कठोर सच उसके सामने रखता है, वो भी हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। शायद सावित्री के भीतर ही एक ऐसा अनंत खालीपन है, एक ऐसी एम्प्टीनेस है जिसे दुनिया का कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी सो कॉल्ड परफेक्ट पुरुष कभी नहीं भर सकता। वो अपनी उस आंतरिक शून्यता, उस डीप डिससैटिस्फैक्शन का दोष हमेशा दूसरों के माथे मरती रहती है। और मेरा मानना है कि ये द्वंद्व, ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस नाटक को इतना जटिल और इतना बेहतरीन बनाता है। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम अब समेटें तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? 1969 में लिखा गया ये नाटक किसी गुजरे हुए जमाने की कोई धूल भरी किताब तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये आज की हमारी इस बर्नआउट कल्चर, हमारी एंडलेस अपेक्षाओं और टूटते मानवीय रिश्तों का एक बहुत ही सटीक एक्सरे है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि रिश्तों में घुटन अक्सर इसलिए नहीं होती कि सामने वाला पूरी तरह से गलत है, बल्कि कई बार इसलिए भी होती है क्योंकि हम सामने वाले से एक मुकम्मल इंसान होने की उम्मीद कर बैठते हैं, जबकि सच तो ये है कि वो भी हमारी तरह ही आधा अधूरा है, फ्लॉड है ना? हम सब में कमियां हैं। एकदम। और ये नाटक सिर्फ उस जमाने के एक समाज की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये आज हर इंसान को खुद अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। मतलब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम भी अनजाने में अपनी अधूरी इच्छाओं का, अपनी कमियों का और अपनी नाकामियों का भारी बोझ दूसरों के कंधों पर तो नहीं डाल रहे हैं? जो कि हम अक्सर करते हैं ना? क्या हम भी ये मान बैठे हैं कि हमारे जीवन को खुशहाल और पूर्ण करने की जो जिम्मेदारी है वो किसी और की है? ओम शिवपुरी जी ने बिल्कुल सही पहचाना था कि इस नाटक की जो असली ताकत है वो इसके पात्रों की विश्वसनीयता में है। ये सारे किरदार कहीं बाहर के नहीं हैं, ये हमारे ही समाज के, हमारे ही भीतर के अलग अलग रूप है जो बस अपनी अपनी कमियों से जूझ रहे हैं। और आज के इस दौर में जहां हर तरफ सोशल मीडिया का शोर मचा हुआ है, वहां ये नाटक एक नया ही अर्थ ले लेता है। आजकल हर कोई अपनी जिंदगी को सबसे परफेक्ट, सबसे खुशहाल और पूरी तरह से कंप्लीट दिखाने की एक अंधी होड़ में लगा हुआ है। हाँ, हर तस्वीर पर फिल्टर है। बिल्कुल, हर तस्वीर पर फिल्टर है। हर पोस्ट में एक मुकम्मल जिंदगी का सिर्फ दिखावा चल रहा है, किसी को अपना आधा अधूरापन नहीं दिखाना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मोहन राकेश जी आज के इस डिजिटल युग में ये आधे अधूरे नाटक लिखते तो शायद स्थिति और भी ज्यादा भयावह नजर आती। और यही वो विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। सोचिए इस बारे में, क्या उस डिजिटल परफेक्शन और उन फिल्टर्स के पीछे छिपा इंसान आज और भी ज्यादा आधा अधूरा, और भी ज्यादा अकेला और डरा हुआ नहीं है? ये सवाल बहुत गहरा है। क्या खुद को हर कीमत पर मुकम्मल दिखाने की जो हमारी जिद है, यही जिद हमें अंदर ही अंदर और ज्यादा आधा और खोखला तो नहीं कर रही है? शायद ये सवाल हम सभी को, सुनने वालों समेत, अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर करता है। तो अपनी उस अधूरी और सच्ची इंसानियत को पहचानने की कोशिश जारी रखिए, क्योंकि शायद उसी बिखराव में, उसी अधूरेपन में हमारी असली मुकम्मल होने की कहानी छिपी है।